क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में कुछ बड़े मुद्दे जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड या मंदिरों पर नियंत्रण क्यों दशकों से गूंजते रहते हैं? आज हम भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण समय में झांकेंगे। हम देखेंगे कि कांग्रेस के शासन में बने कानून और नीतियां कैसे हिंदू समाज और धर्म पर गहरा असर डाल रही थीं। ये वीडियो किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं है, बल्कि इतिहास को निष्पक्ष तरीके से समझने के लिए है, ताकि आज के बहसों की जड़ें पता चलें। आज़ादी के बाद का भारत कानूनी ढांचा कैसे बना? 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत को अलग-अलग समुदायों से एक मजबूत राष्ट्र बनाना था। सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा कानून बनाना जो सबके लिए निष्पक्ष और धर्मनिरपेक्ष हो। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की सत्ता थी और उन्होंने व्यक्तिगत कानूनों पर जो फैसले लिए, वो नए भारत की पहचान बने। संविधान बनाने वालों ने एक आधुनिक भारत की कल्पना की थी, लेकिन समाज की धार्मिक परंपराओं से भी जूझना पड़ा। व्यक्तिगत कानूनों पर लिए गए फैसले सिर्फ कानूनी नहीं थे, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक भी थे। वे परंपरा और नए भारत की आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश थी। इस समय ने आज के कई कानूनी और सामाजिक ढांचों की नींव रखी। हिंदू कोड बिल, एक बड़ा बदलाव और उसके अनचाहे नतीजे। आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा कानूनी प्रयास था हिंदू कोड बिल। पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉ. अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसे बनाया। इसका मकसद था हिंदू व्यक्तिगत कानून को आधुनिक बनाना और हिंदू महिलाओं को ज़्यादा अधिकार देना, जो समाज में लंबे समय से असमानता झेल रही थीं। इस बिल में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का हक और उत्तराधिकार के नियम जैसे बड़े बदलाव थे। बहुत बहस के बाद 1955-1956 में इसे अलग-अलग कानूनों में पास किया गया, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये कानून महिलाओं की समानता की दिशा में बड़ा कदम थे। लेकिन इस बिल की वजह से बहुत बहस हुई। कई लोगों ने कहा कि ये बदलाव सिर्फ हिंदुओं पर क्यों लागू हुए, मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के व्यक्तिगत कानूनों में कोई बदलाव क्यों नहीं। इस असमानता से लगा कि कानून सबके लिए एक जैसे नहीं हैं और ये आने वाले समय में यूनिफॉर्म कानून की बहस की वजह बना। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस, संविधान का आदेश जो पूरा नहीं हुआ। भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में साफ लिखा है। आर्टिकल 24 कहता है कि राज्य सब नागरिकों के लिए पूरे भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में सबके लिए एक ही कानून, चाहे कोई भी धर्म हो। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इसे लागू नहीं किया। उन्होंने अलग-अलग धर्मों के लिए अलग व्यक्तिगत कानून रखे। हिंदू कानून में बदलाव हुए, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में ज़्यादातर पुराने नियम ही चले। इससे एक डबल स्टैंडर्ड की बहस शुरू हुई जो आज भी जारी है। अगर हिंदू कानून में समानता के लिए बदलाव हो सकते हैं, तो सबके लिए क्यों नहीं? ये बहस धर्मनिरपेक्षता, कानून के सामने समानता और धर्म की भूमिका पर केंद्रित है। शाहबानो केस, अदालत का फैसला जो पलट दिया गया। व्यक्तिगत कानूनों की जटिलता 1935 में शाहबानो केस में सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि शाहबानो एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 146 के तहत, जो सबके लिए लागू है। अदालत ने यूनिफॉर्म कोड की भावना पर जोर दिया, लेकिन ये फैसला बड़ा विवाद पैदा कर गया। कुछ मुस्लिम समूहों ने इसे अपने धर्म में दखल बताया। दबाव में राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने 1986 में मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट पास किया, जो अदालत के फैसले को पलट देता था। अब तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही गुजारा मिलता। इसकी बहुत आलोचना हुई महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वालों और हिंदू समुदाय से। इसे वोट बैंक की राजनीति कहा गया, जहां कानूनी सिद्धांतों को राजनीतिक फायदे के लिए त्याग दिया गया। ये केस आज भी धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक अधिकारों और कानून की निष्पक्षता की बहस का प्रतीक है। अल्पसंख्यक संस्थाएं और आर्टिकल 30 असमान सुरक्षा। कांग्रेस शासन में एक और मुद्दा था शिक्षा संस्थाओं से जुड़े संविधान के प्रावधान। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थाएं बनाने और चलाने का अधिकार देता है, चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हों।
इसका मकसद उनकी संस्कृति की रक्षा था, लेकिन इसका लागू होना असमान लगा। अल्पसंख्यक संस्थाएं जैसे चर्च या मदरसे को ज़्यादा स्वतंत्रता मिली, लेकिन हिंदू संस्थाओं पर सरकार का ज़्यादा नियंत्रण रहा, खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में। इससे सवाल उठा, अगर धर्मनिरपेक्षता सबके लिए समान कानून है, तो ये अंतर क्यों? आलोचकों ने कहा कि इससे बहुसंख्यक समुदाय की संस्थाओं पर ज़्यादा दखल होता है। ये मुद्दा आज भी बहस का विषय है, जहां अल्पसंख्यक अधिकारों और समानता के बीच संतुलन की बात होती है। मंदिर नियंत्रण का मुद्दा, सरकार का धर्म में दखल। कांग्रेस के समय की नीतियां मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण से भी जुड़ी हैं। 1950 के दशक से कई कांग्रेस शासित राज्यों ने हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट बनाए। इनसे कई हिंदू मंदिर और उनकी संपत्ति सरकार के नियंत्रण में आ गई। मकसद था गड़बड़ी रोकना और फंड का सही इस्तेमाल। इन कानूनों से सरकार नियुक्त लोग मंदिरों का प्रबंधन, पुजारियों की नियुक्ति और संपत्ति देखते हैं, लेकिन अन्य धर्मों के पूजा स्थल जैसे चर्च या मस्जिदें ज़्यादातर स्वतंत्र रहीं। आलोचक कहते हैं कि ये हिंदू धर्म की स्वतंत्रता पर दखल है। ये चुनिंदा धर्मनिरपेक्षता है, जहां एक समुदाय के धर्म में दखल होता है, बाकी नहीं। इससे मंदिरों को सरकार से मुक्त करने की मांग उठी, सब धर्मों के लिए समान व्यवहार की। इतिहास पर विचार, संदर्भ, नतीजे और जारी बहसें। तो इस इतिहास से क्या सीखें? क्या ये फैसले हिंदू समुदाय के खिलाफ थे, या उस समय की राजनीतिक और सामाजिक दबावों का नतीजा? सच्चाई कई पहलुओं वाली है। हर नीति उस समय की विचारधारा, राजनीति और समाज से निकलती है। कुछ कानून जैसे हिंदू कोड बिल के हिस्से ने महिलाओं को मजबूत बनाया, लेकिन असमान लागू होना और धर्म संस्थाओं का अलग व्यवहार ने कानून की समानता और धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए। ये नीतियां आज की बहसों की जड़ हैं। आज यूनिफॉर्म कोड, मंदिर स्वतंत्रता और कानूनों की समानता की बातें जारी हैं। भारत में धर्म और राजनीति का रिश्ता बदल रहा है, तो सवाल रहेंगे, क्या सबके लिए एक कानून हो या अलग-अलग धर्मों के अनुसार? इतिहास समझना इन बहसों में हिस्सा लेने के लिए जरूरी है। आपकी आवाज़ महत्वपूर्ण है। भारत के भविष्य में शामिल हों। ये वीडियो सोचने का न्योता है। इतिहास को बिना पक्षपात समझें, भावनाओं में न बहें। ये कानून राजनीति और समाज के जटिल खेल को समझने के बारे में है, जो आज के भारत को बनाया है। अगर आपको लगता है कि सबके लिए एक कानून भारत के भविष्य के लिए ज़रूरी है, या आपके पास अलग नज़रिया है, तो हमें बताएं। कमेंट में अपनी राय शेयर करें। चलिए, देश के आगे के रास्ते पर सकारात्मक बात करें। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ज़्यादा गहरी चर्चाओं के लिए, और दूसरों से शेयर करें जो भारत के इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं। आपका साथ हमें ऐसी बातें जारी रखने में मदद करता है।